चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द सोर्स ऑफ एरर्स, और इसके बाद में मिनिमाइजेशन या मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ एरर्स की। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कि एरर्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ से आपके एरर से त्रुटि होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, अब आप 1 लीटर को तो एनालाइज नहीं करोगे ना, 1 लीटर की टेस्टिंग नहीं करोगे, उसमें से कुछ पोर्शन निकालोगे और उसकी टेस्टिंग करोगे। तो जो आपने पोर्शन निकाला है इसको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, अब ये पोर्शन जो आपने निकाला है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे के पूरे 1 लीटर का, है ना, ये अकेला पूरे 1 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर सैम्पलिंग के दौरान, ठीक है, आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सस्पेंशन का। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। आप लिक्विड में किसी सॉलिड को घोलते हैं और सॉलिड उसमें घूमता रहता है, सस्पेंड रहता है। कभी कभी क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं। हो सकता है आपने जो सैंपल लिया है वो ऊपर से लिया है, उसमें सॉलिड आया ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे इम्प्रॉपर सैंपलिंग है, सॉलिड की कंसेंट्रेशन पता ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पे इम्प्रॉपर सैंपलिंग का केस हो सकता है जो कि फाइनली एरर को लीड करता है, जिसकी वजह से एरर आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है एरर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। लगभग इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। जब आप सैंपल बना रहे हैं उस समय आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो भी वो क्या कर सकता है, एरर ला सकता है। जैसे कि आपने वही एग्जांपल लेते हैं, आपने सस्पेंशन बनाया लेकिन सस्पेंशन को अच्छे से शेक नहीं किया, उसको अच्छे से हिलाया नहीं, तो क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल आपके नीचे बैठ जाएंगे। अगर उसको अच्छे से हिलाते तो वो लिक्विड सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, हर एक जगह में अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तब आप जहां से भी सैंपल लेते हैं आपको इक्वल अमाउंट मिलता। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अच्छे से शेक नहीं किया, जिसकी वजह से सैंपलिंग के दौरान, सैंपलिंग की प्रिपरेशन के दौरान, सैंपल की प्रिपरेशन के दौरान क्या हो सकता है, एरर आ सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द एरर बाय द एनालिस्ट। एरर बाय द एनालिस्ट, जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन एनालिस्ट, अगर वो ट्रेंड नहीं है, उसको अच्छी नॉलेज नहीं है मेथड के बारे में, उसको ये नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट कैसे रन करना है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो एरर बाय द एनालिस्ट, ये भी क्या है, एरर का एक सोर्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है दैट इज द एरर बाय द इक्विपमेंट। ठीक है, आप जो इक्विपमेंट या मशीन यूज कर रहे हो सकता है वो मशीन प्रॉपर ना हो। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग यूज कर रहे हैं किसी वेइंग बैलेंस को यूज कर रहे हैं। वेइंग बैलेंस मतलब जिसको हिंदी में तराजू बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आप उस पर 2 ग्राम वेट कर रहे हो लेकिन वो रीडिंग क्या कर रहा है, थोड़ी कम बता रहा है, तो क्या हो सकता है, इक्विपमेंट की वजह से एरर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्विपमेंट को पहले अच्छे से उसकी एक्यूरेसी पता कर लेनी चाहिए या उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द कैलिब्रेशन एरर। ठीक है, अभी देखो सेम बात है, आपका इक्विपमेंट क्या था, एरर दे रहा था, है ना, अब आपने उसको कैलिब्रेट भी कर दिया लेकिन कैलिब्रेट सही से नहीं कर पाए। ठीक है, ये कैलिब्रेट करने के दौरान क्या हुआ, आपने वहां पर थोड़ी गलती कर दी, तो क्या हो सकता है, कैलिब्रेशन की वजह से भी एरर आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचपीएलसी का कैलिब्रेशन के लिए, एचपीएलसी के कैलिब्रेशन के लिए कैफीन यूज किया जाता है। ठीक है, कैफीन एक कंपाउंड होता है जो कि एचपीएलसी को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है पहले आपने एचपीएलसी को कैलिब्रेट किया कि आए अच्छे से रीडिंग दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, लेकिन जब आपने मेन प्रैक्टिकल किया, मेन एनालिसिस की, उससे पहले आप उसको अच्छे से वॉश नहीं कर पाए, तो कंपाउंड के अंदर कैफीन के पार्टिकल चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एरर आ जाएंगे। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग एरर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिकल की रीडिंग नोट की, आपने जो भी रिजल्ट निकल के आया आपने उसको नोट किया, लेकिन नोट करते हुए जब आपने इसको आगे डिलीवर किया तो डिलीवर करते हुए थोड़े से वर्ड इधर से उधर हो गए। ठीक है, तो रिपोर्टिंग के दौरान क्या हो सकता है, एरर आ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके बाद द नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन एरर। ठीक है, ये सेम आपका रिलेटेड है एरर बाय द एनालिस्ट। अगर एनालिस्ट को सही से कैलकुलेशन ही नहीं करनी आती तो क्या होगा, वो कैलकुलेट इधर से उधर कर देगा, जिसकी वजह से एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपका रिजल्ट
यहां से वहां जा सकता है। दैट मीन आपके एरर में, आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा एरर आने की संभावना हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज द एरर इन द मेथड सिलेक्शन। ठीक है, अब क्या है, आप लोग कोई मेथड कर रहे हो, मतलब कोई एनालिसिस कर रहे हो और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पता करना चाहते हो HCl की कंसेंट्रेशन, तो उसके लिए कई मेथड है। आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर सकते हो, आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर सकते हो। अब आपको ये चूज करना पड़ेगा इन दोनों में से बेटर एक्यूरेसी किसके पास है, कौन अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, तो मेथड का सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, तो मेथड का सिलेक्शन अगर अच्छे से ना हो तो एरर आने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट इज द एरर टू द लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वहां का इन्वायरमेंट अच्छे से अच्छा नहीं है, अच्छे से हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी आराम से हवा आ रही है जा रही है, तो क्या होगा, हवा के साथ में डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, हवा के साथ में बैक्टीरिया वायरस आ सकते हैं जो कि इम्प्योरिटी कोज करते हैं, और इम्प्योरिटी फाइनली क्या करेंगे, किसी भी कैलकुलेशन में या किसी भी कंसेंट्रेशन डिटर्मिनेशन में एरर कोज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट या रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन अगर ट्रांसपोर्टेशन की और स्टोरेज की अच्छी नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एयर आ रही है, एयर जा रही है, मॉइस्चर है वहां पर, ठीक है, तो क्या होगा, तो एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा मटेरियल के अंदर, ठीक है, एयर की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एयर की वजह से डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एरर को लीड करता है ना। गाइस यहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है क्योंकि फैन अगर मैं चलाऊंगा तो अच्छे से आवाज नहीं आ पाएगी। ओके, इसीलिए बार बार स्वेट को रिमूव करना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सामने नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा है उसी की वजह से एरर आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। एरर्स को कैसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मेथड्स फॉर मिनिमाइजिंग एरर, ये कुछ मेथड है जिनके द्वारा हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेथड आपका है कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेन प्रैक्टिकल के लिए यूज करने से पहले आपको उसको कैलिब्रेट करना है। आपको चेक करना है कि क्या वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आपको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक मेथड है जिसकी वजह से आप एरर को थोड़ा कम कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। दूसरा आपका है रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ठीक है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड यूज नहीं करना। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप फॉर एग्जांपल आप HPLC यूज करते हैं या कोई भी मशीन यूज करते हैं तो वहां पे आपको सैंपल के साथ साथ में कुछ सॉल्वेंट यूज करने पड़ते हैं, कुछ ग्लासवेयर यूज करने पड़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सैंपल यूज नहीं करना, सिर्फ सॉल्वेंट और वेसल्स को यूज करते हुए आपको रीडिंग लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर रीडिंग आपकी एग्जैक्ट सैंपल की जैसी नहीं आती, मतलब सॉरी सॉल्वेंट की जैसी नहीं आती, कुछ अलग ही सैंपल बन जाता है या कुछ अलग ही सैंपल की रीडिंग आ जाती है, तो क्या होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ एरर्स है और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा आपका है आइसोटोपिक डाइल्यूशन। आइसोटोपिक डाइल्यूशन बेसिकली यूज किया जाता है इन द केस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्रोमेटोग्राफी। आइसोटोपिक आपने सुना होगा, आइसोटोपिक का मतलब होता है समस्थानी, रेडियो एक्टिव सबस्टांस के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या करना है, आपको सबस्टांस के साथ में, किसी भी सैंपल के साथ में एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस डालना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस डालने के बाद में आपको उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद में जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस आपने ऐड किया है उसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर लेना है, उसको बाहर निकाल लेना है वहां से। फिर आपको क्या करना है, जो आपने आइसोलेट किया है आप उसकी एक्टिविटी मेजर करोगे, और जो वो पहले था ओरिजिनल था उसकी एक्टिविटी मेजर करोगे। अगर दोनों में डिफरेंस दिखता है तो दैट मीन कहीं ना कहीं कोई एरर है, तब भी आप क्या कर सकते हो, एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो। इसके बाद यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया एक काम को करने के कई तरीके होते हैं।
जैसे कि मैंने HCl का एग्जांपल लिया था, HCl की कंसंट्रेशन आप टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन से पता कर सकते हो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से पता कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है बट इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी, इंडिपेंडेंट मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको पता है कि दो मेथड यूज हो सकते हैं, तो आपको पहले मेथड से भी एनालिसिस करनी है और दूसरे मेथड से भी एनालिसिस करनी है। अगर दोनों के सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों मेथड को परफॉर्म करने पर रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा ही डिफरेंस, एक स्टैंडर्ड लिमिट से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सबस्टांस में ही कोई ना कोई एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप उसकी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट इज द रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन। पैरेलल मतलब साथ साथ। अब आपको क्या करना है, आपको कोई दो डिवाइस लेनी है, सेम डिवाइस लेनी है, इसमें भी आपको सैंपल रन करना है, इसमें भी आपको सैंपल रन करना है, और दोनों की एक साथ रीडिंग लेनी है। अगर देखो सैंपल सही होगा तो रीडिंग दोनों की सेम आएगी, अगर सैंपल में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो क्या होगा, सैंपल की रीडिंग डिफरेंट आएगी और एक स्टैंडर्ड लिमिट से ज्यादा आती है तो वो एरर कोज कर सकता है। इस तरीके से भी आप लोग एरर की पहचान कर सकते हो बाय रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, स्टैंडर्ड एडिशन। नेक्स्ट मेथड आपका स्टैंडर्ड एडिशन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड एडिशन में, इसमें हम लोग एक किसी स्टैंडर्ड मटेरियल को किसी सैंपल में मिला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल को सैंपल में मिला देते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले सैंपल की एक्टिविटी नोट करनी है, मतलब विदाउट एडिंग द स्टैंडर्ड मटेरियल। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपको दो तरीके से दो बार प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल नंबर ए और प्रैक्टिकल नंबर बी। प्रैक्टिकल ए में क्या करना पड़ेगा आपको, विदाउट एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टांस, आपको जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको ऐड किए बिना रीडिंग लेनी पड़ेगी, और दूसरा मेथड आपका होगा विद, उसको ऐड करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइनली देखना है कि इसके रिकवरी सही से हो पा रही है नहीं, मतलब अगर आप इसमें रीडिंग करते हो और बाद में उस स्टैंडर्ड सैंपल को अलग करते हो, ठीक है, तो जितना सैंपल आपने यूज किया है और जितना सैंपल आपने अलग किया है, दोनों का अमाउंट लगभग सेम आ रहा है, मतलब रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, तो क्या है, आपका मेथड सही है, लेकिन अगर रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जितना आपने यूज किया उतना नहीं निकल पा रहा है बाद में, तो कहीं ना कहीं कोई एरर है। ठीक है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज द इंटरनल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बेसिकली ये यूज पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मेथड्स में यूज किया जाता है, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। इंटरनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको अगेन क्या करना है, एक इंटरनल स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना है विद इन नॉन कंसंट्रेशन, सीरीज ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। आपको डिफरेंट सैंपल होंगे जिनकी कंसंट्रेशन आपको पता है पहले से ही, उसमें आपको क्या करना है, एक इंटरनल स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इन दोनों की रीडिंग लोगे तो यहाँ पे आपको एक प्लॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन एंड फिजिकल वैल्यू ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड मटेरियल एंड नॉन कंसंट्रेशन। आपने जो इंटरनल स्टैंडर्ड मटेरियल लिया है उसकी फिजिकल वैल्यू, मतलब उसका अमाउंट, और जो आप लोग इस सीरीज ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जो नॉन कंसंट्रेशन के आप लोग कंपाउंड यूज कर रहे हो उनकी फिजिकल वैल्यू, उनका अमाउंट, और कंसंट्रेशन के बीच में आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्लॉट बनाना पड़ेगा। अगर आपका मेथड बिल्कुल सही है तो एक लीनियर लाइन आएगी। ठीक है, क्या आएगी आपकी, एक लीनियर लाइन आएगी आपकी, सॉरी, इस तरीके से आपकी एक लीनियर लाइन आएगी जो कि आपको इंडिकेट करती है कि आपका मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर ये लीनियर लाइन में कहीं भी फॉल आता है, ठीक है, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने इंटरनल मटेरियल स्टैंडर्ड यूज किया है, कंसंट्रेशन भी आपको पता है सैंपल की, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करते हो आपको कंसंट्रेशन नहीं पता होगी, आपको पता करना है, यही तो एनालिसिस है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये लाइन आपकी लीनियर रहती है तो दैट इज ओके, बट अगर कहीं पर आपको फॉल दिखता है, ठीक है, कहीं पर आपको स्लोप क्या है, थोड़ा डाउन दिखता है, तो दैट इंडिकेट एरर, है ना, ये एरर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, और इस एरिया में आप लोग वर्क करके पता करेंगे कि एरर कहाँ से आ रहा है।
तो ये भी क्या है, आपका एक मेथड है जिससे आप लोग एरर पता कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं, ए नोन सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होगी। कई सारे कंपाउंड होंगे जिनको मिला के हमने सैंपल बनाया होगा और उनकी कंसंट्रेशन हमको पता है। इसमें आपको क्या करना है, इंटरनल स्टैंडर्ड सबस्टांस, स्टैंडर्ड सबस्टांस आपको ऐड कर देना है। इन दोनों के अमाउंट, स्टैंडर्ड सबस्टांस का अमाउंट और सैंपल का अमाउंट और कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में आपको एक प्लॉट बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ में आपका सब कुछ एक्यूरेट होने के बावजूद एक लीनियर लाइन आएगी, एक सीधी लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है देयर इज नो एनी एरर। बट अगर ये लाइन आपकी फॉल होती है, यहाँ पर कहीं फॉल दिखता है, तो दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एरर। यहाँ पे आपको फोकस रहना पड़ेगा और उस एरर को फाइंड आउट करके रिमूव करना पड़ेगा। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट मेथड, एम्प्लीफिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन मेथड में क्या होता है आपका, आप उसको किसी भी मेथड को एम्प्लीफाई करते हो, दैट मीन उस मेथड को अच्छे से बार बार परफॉर्म करके देखते हो और परफॉर्म करने के बाद में आपको फाइनली अगर वैल्यू आपको प्रिसाइज वैल्यू मिलती है, सेम बार बार सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप उसको मॉडिफाई कर देते हो, दैट मीन आपको वैल्यू प्रिसाइज तक लेके जानी होती है। इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन फाइनली ये भी अप्लाई किया जाता है टू फाइंड आउट द एरर। एंड लास्ट वन इज द रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो हमने रनिंग वाले तीन पढ़े हैं, रनिंग ब्लैंक डिटर्मिनेशन, रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन। ब्लैंक का मतलब है विदाउट यूजिंग सबस्टांस सैंपल, आपको सिर्फ सॉल्वेंट की रीडिंग लेनी है। पैरेलल में साथ साथ दो मशीनों में आपको अलग अलग चलाना है, दोनों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। तीसरा क्या है, रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। कंट्रोल डिटर्मिनेशन इसके नाम से पता लग रहा है, आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस मशीन से, जिस वेट के साथ में, जिस कंपाउंड के साथ में प्रैक्टिकल कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, सब कुछ आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप प्रैक्टिकल करते हो तो कंट्रोल डिटर्मिनेशन कहलाता है। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रन करके देखना है, ठीक है। फिर आपको उसका रिजल्ट नोट आउट कर लेना है, उसका रिजल्ट पता कर लेना है कि स्टैंडर्ड सबस्टांस कितना रिजल्ट दे रहा है। दूसरा आपको कोई सैंपल लेना है, लेकिन सैंपल ऐसा होना चाहिए जिसमें सेम अमाउंट एंड सेम कंपाउंड हो एज स्टैंडर्ड कंपाउंड। जो स्टैंडर्ड कंपाउंड में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो अमाउंट है सेम होना चाहिए किसमें, सैंपल में। फिर आप उसको रन करके देखते हो। तो फाइनली आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय रिजल्ट ऑफ सैंपल, रिजल्ट फॉर सैंपल इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनका वेट क्या है, डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। एक्स मतलब वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन सैंपल, जिसको आप बाद में रन कर रहे हो। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, क्योंकि आपने सेम अमाउंट और सेम सैंपल यूज किया है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मटेरियल, तो आपका अमाउंट लगभग सेम आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट के बाहर आता है, तो दैट मीन इट इंडिकेट एनी एरर। और यहाँ पे आप इस तरीके से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनली इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इस व्हाइट बोर्ड पे, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने पढ़ा है सोर्स ऑफ एरर के बारे में। सोर्स ऑफ एरर का मतलब है कि एरर कहाँ से आ सकते हैं, त्रुटि कहाँ से हो सकती है, किन कारणों से हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका है इम्प्रॉपर सैंपलिंग। इम्प्रॉपर सैंपलिंग का मतलब होता है जब आप किसी लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी सैंपल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर सैंपलिंग के दौरान ही आपसे कोई गलती हो जाती है या सैंपलिंग में कोई गलती हो जाती है, तो ये भी एरर को लीड कर सकता है। इसके बाद हमने बात की थी एरर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। जब सैंपल आप लोग बनाते हैं, सैंपल को चूज करते हैं, सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या उसमें कोई गलती हो जाती है, तो ये भी एरर को लीड करता है। इसकी वजह से भी एरर हो सकता है। एंड एरर बाय एनालिस्ट, एनालिस्ट को कम नॉलेज है या एनालिस्ट ट्रेंड नहीं है अच्छे से, एनालिस्ट ऑपरेट नहीं करना जानता इंस्ट्रूमेंट को, दैट मीन ड्यू टू एनी रीजन फ्रॉम द एनालिस्ट, ये भी क्या है आपका एरर को लीड कर सकता है। इसके बाद एरर बाय द इक्विपमेंट, ठीक है, आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आप जो मशीन यूज कर रहे हो, अगर वो आपकी प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो वो एरर लीड कर सकती है, सही रीडिंग नहीं देगी। इसके बाद कैलिब्रेशन एरर, जब आप कैलिब्रेट करते हो, जैसे कि मैंने एचपीएलसी का एग्जांपल दिया था, है ना, कि एचपीएलसी को कैलिब्रेट करने के लिए कैफीन का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप उसको नेक्स्ट मेन प्रैक्टिकल करने से पहले उसको अच्छे से वॉश नहीं करोगे या कुछ भी नहीं करोगे तो क्या होगा, कैफीन का अमाउंट आपका सैंपल के अंदर जा सकता है, या और भी रीजंस हो सकते हैं जो कि कैलिब्रेशन के दौरान एरर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग एरर, रिपोर्टिंग करने के दौरान एरर आ सकते हैं, कैलकुलेशन के दौरान एरर आ सकते हैं। कैलकुलेशन अगर रिपोर्टिंग सही से ना हो, कैलकुलेशन सही से ना हो, तब भी एरर को लीड कर सकता है। एरर इन मेथड सिलेक्शन, आपको मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन बेटर एक्यूरेट है या बेटर रिजल्ट दे पा रहा है, ठीक है। तो आपको मेथड सिलेक्शन के दौरान भी एरर आ सकते हैं। एरर टू लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, आप जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, उस समय आपको ध्यान रखना है कि वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी मॉइस्चर या एयर पार्टिकल्स उसके अंदर, डस्ट पार्टिकल कोई भी उसके अंदर ना पाए, ताकि वो आगे चल के कंपाउंड की प्योरिटी को अफेक्ट करे और फाइनली वो एरर को लीड करे, ठीक है। तो फटाफट बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसके बाद हमने बात की थी मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, ठीक है। एरर को कैसे कैसे कम कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि हमने बात की थी इक्विपमेंट को पहले पता कर लीजिए कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे भी पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलिब्रेशन भी एक तरीका है। फिर अगर आपको लगता है कि कैलिब्रेशन की जरूरत है तो उस करेक्शन को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज द बर्निंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन विदाउट यूजिंग एनी सैंपल। आपको क्या करना है, जो वेसल्स या जो सोलवेंट आपके यूज होते हैं किसी भी एनालिसिस में, सिर्फ उनको यूज करते हुए आप लोग रीडिंग लीजिए। अगर देखो मशीन में कोई दिक्कत है तो क्या होगा, या आपके सोलवेंट में कोई दिक्कत है तो सेम रीडिंग देगा जैसे कि सोलवेंट की आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई डिफरेंट रीडिंग आती है या कोई डिफरेंट सैंपल या कंपाउंड ही बन जाता है सोलवेंट से, तो क्या होगा, तो एरर हो सकते हैं, आपको तब वहां से पहचान हो जाएगी। इसके बाद आपका है आइसोटोपिक डाइल्यूशन। आइसोटोपिक डाइल्यूशन में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आपके सैंपल के साथ में लगा के हम लोग टेस्ट करते हैं एंड फाइनली हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से बाहर निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, तब देखते हैं उसकी एक्टिविटी। जो एक्टिविटी फ्री फॉर्म में थी, दैट मीन कंपाउंड के अंदर डालने से पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की थी, सेम एक्टिविटी बाद में भी आइसोलेट करने के बाद भी होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी में डिफरेंस है दैट मीन सैंपल में रहना नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एरर की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। आप क्या करते हैं, कोई भी चीजें कई मेथड से की जा सकती है। जैसे कि मैं HCl का एग्जांपल बताया था, HCl की जो कंसंट्रेशन पता की जा सकती है, एसिड बेस टाइट्रेशन से भी की जा सकती है एंड आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से की जा सकती है। तो पैरेलली आपको दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा मेथड एक्यूरेट ज्यादा रिजल्ट दे पा रहा है। तो आप इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फाउंडेशन आप उस मेथड को चूज करिए और अपने एरर को कम करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन। पैरेलल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, एक साथ सेम प्रैक्टिकल दो अलग अलग मशीनों के साथ दो अलग अलग इक्विपमेंट को यूज करते हुए करिए। एक इक्विपमेंट आपका ए है, एक बी है, दोनों में एक साथ क्या करिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, दोनों की रीडिंग देखिए। अब दोनों सेम है तो रीडिंग भी सेम आना चाहिए। रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है दैट मीन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या तो इंस्ट्रूमेंट बेकार है या सैंपल में कहीं दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एरर की पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन में हम क्या करते हैं, सैंपल के साथ में कोई स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सैंपल की हम लोग रीडिंग नोट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं विदाउट एडिंग स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल को बिना ऐड किए पहले उसकी नोट करके रख लेते हैं, फिर बाद में स्टैंडर्ड मटेरियल को ऐड करके हम देखते हैं कि क्या, और फिर बाद में क्या करना है, उसकी भी रीडिंग करनी है, मतलब मिक्स करने से पहले भी करनी है, मिक्स करने के बाद भी करनी है। फिर आपको क्या देखना है, जितना अमाउंट आपने स्टैंडर्ड मटेरियल का डाला है क्या उतना अमाउंट प्रैक्टिकल के बाद रिकवर हो पा रहा है, मतलब वहां से आइसोलेट हो पा रहा है ना। अगर रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री है तो एरर बहुत कम है या नहीं है। अगर रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उतना अमाउंट नहीं निकल पा रहा है, दैट मीन कहीं ना कहीं कोई एरर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड। इंटरनल स्टैंडर्ड इज ए पर्टिकुलर मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग इंटरनल स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं, किसके साथ में, नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल या सीरीज ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, है ना। एक सैंपल में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इस वजह से हम सीरीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। तो उसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस के बाद में दोनों के बीच में प्लॉट बनाते हैं। प्लॉट मतलब ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ आपका क्या रहेगा,
एक तरफ आपका रहेगा फिजिकल वैल्यू ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड मटेरियल एंड ए सीरीज ऑफ नॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, और नीचे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा आपका कंसेंट्रेशन। अगर ये प्लॉट आपका एक लीनियर लाइन देता है, ठीक है, लीनियर लाइन मतलब सीधी रेखा देता है, दैट मीन आपका मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या प्रैक्टिकल में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर आपको फॉल्ट दिखता है, मटेरियल लाइन आपकी सीधी नहीं जाती, थोड़ी नीचे डाउन होती है, ठीक है, या थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, कहीं पर फॉल्ट अप डाउन दिखते हैं, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोई एरर है। नाउ मूव ऑन टू द रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन का मतलब है सेम एज ब्लैंक डिटर्मिनेशन। वहां पे हम सैंपल यूज नहीं करते थे, यहाँ पे हम सैंपल यूज करेंगे, बट इन प्रॉपर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। जितनी भी आप चीजें यूज करते हो सब कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि मशीन ठीक है, कंपाउंड सही है, कंपाउंड का जो वेट लिया है वो सही है, ठीक है, आपके सोलवेंट वेसल सब कुछ सही है, तब जाके आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको एक सैंपल ऐसा लेना है जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड मटेरियल की तरह हो, उसका कंपाउंड सेम हो, उसका वेट सेम हो। फिर आपको अलग अलग तरीके से दोनों को परफॉर्म करना है, स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए अलग से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है, और सैंपल के लिए अलग से परफॉर्म करना है। फिर आपके लिए फॉर्मूला होता है रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय रिजल्ट फॉर सैंपल इज इक्वल टू द वेट ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, या स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का मतलब क्या है, वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंपल, ठीक है। फिर आप लोग इसको परफॉर्म करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू आपकी एक स्टैंडर्ड लिमिट से बाहर आती है या कम आती है, दैट मीन इट इंडिकेट एनी एरर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ एरर्स एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने आपको बात की थी, जब मैंने आपको एरर के बारे में बताया था, वहां पे मैंने एक एग्जांपल यूज किया था गोल्ड कॉइन का, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन में हमने एरर की तो बात कर ली थी कि एरर का मतलब क्या होता है, एरर इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। लेकिन वहां पे जब हमने परसेंटेज एरर की बात की थी, तो वहां पे मेरे मुंह से ही निकल गया था कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, ये मैंने बोला था। उसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड एरर, ठीक है। तो जो भी एरर आपका निकल के आया है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, गॉट इट। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना, कभी आप मेरे कहे अनुसार चलो, बट वहां पे आपका लिखा हुआ सेम था, लिखा हुआ सही था, बोलने में थोड़ी गलती हो गई थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। सो गाइस, अब इसमें आपका एक ही टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। हमने इसके बारे में एरर क्या होते हैं इसकी बात कर ली, ठीक है। हमने मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग या मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर ली है, सोर्स ऑफ एरर की बात कर ली है, एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स की बात कर ली है। छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज द टाइप ऑफ एरर, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, ओके।